Hello everyone, this is Lovely Sabat. Once again, I welcome you all to my channel Love Civil Engineering. Hope you all are doing well. And अगर आपने मेरे previous video नहीं देखा है तो please click on the link given in the description and like and share my video and please subscribe my channel. Moving on, we will be studying about the subject RCC. So, this particular video is the brief introduction to the subject RCC. So, let's start the today's session, which is the Reinforced Concrete Design Basics Part 1. This will contain all the theory portions that is necessary to study in depth. So, let's start it. हम लोग अभी देखेंगे कि जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन है उसको कम्प्लीटली एक स्टूडेंट लेवल में पढ़ने के लिए इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज हमें आरसीसी के बेसिक्स और डेफिनेशंस पढ़ने होंगे. बेसिक डेफिनेशंस मतलब जैसे कि कंक्रीट क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, जैसे कि ग्रेड्स ऑफ स्टील क्या होती है वो पढ़ना पड़ेगा. टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या होते हैं, जैसे डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया. ठीक है. फिर एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीसी क्या है, और छोटे मोटे थियोरेटिकल पॉइंट्स है. ठीक है. तो बेसिक्स और डेफिनेशंस हमारा ये सब को कंप्लीट करते हैं. सेकेंड पार्ट जो है आरसीसी का जो कि जरूरी है वो है द आईएस कोड प्रोविजंस एंड डिटेल्स. जो हम लोग का जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें तो हमें कोड लेना अलाउड होता है, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हम लोग कोड नहीं ले सकते. ठीक है. सो वी हैव टू स्टडी एंड रिमेंबर द कोडल प्रोविजंस दैट वी आर यूजिंग इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो हमें यहाँ पे कोडल प्रोविजंस पढ़ने होंगे और जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो टॉपिक्स है जैसे कि शेयर हो गया, फ्लेक्चर हो गया, रेनफोर्समेंट, बॉन्ड हो गया, स्पेसिंग हो गया, ये सब के रिलेटेड हमें स्पेसिफिकेशंस पढ़ने होंगे और याद रखने होंगे. ठीक है. तो आरसीसी के लिए हमें कौन सा कोड फॉलो करना पड़ेगा, IS 456-2000. ठीक है. ये कोड है हमारा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट. ये काफी लोगों को पता होगा बट जिन लोगों को नहीं पता उसके लिए IS 456-2000 ये कोड हमें इसके लिए चाहिए. ठीक है. तो पहले हो गया बेसिक्स, दूसरा हो गया IS कोड पढ़ना है, और तीसरा हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स और स्टेप्स चाहिए. ठीक है. इसका क्या मतलब है, जैसे डिजाइन करने के लिए क्या मेथड्स यूज करेंगे हम लोग, कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे हम लोग. ठीक है. तो ये चीजें चाहिए. तो पूरे आरसीसी को हमें कंप्लीट करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले बेसिक डेफिनेशंस, फिर आईएस कोड प्रोविजंस, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टेप्स. ओके. अभी हम थोड़ा एग्जाम के लिए आ जाते हैं. हमारा बेसिक्स एंड आईएस कोड प्रोविजन से मैक्सिमम हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा. ठीक है. बेसिक्स से गेट और आईएस में, और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, और गेट और आईएस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन 2 पार्ट्स में से बनेंगे. ओके. और जो आपका आया जो डिजाइन प्रॉब्लम से गेट और आईएस में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम बनते हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, थोड़ा ट्रिक के साथ सॉल्व हो जाता है इजीली इन 1 और 2 स्टेप्स. और सेमेस्टर एग्जाम में ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चंस यहीं से आते हैं. ओके. ठीक है. तो क्लियर हो गया कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी आरसीसी पढ़ने की, बेसिक्स, कोडल प्रोविजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. चलो नेक्स्ट है हमारा, हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है. ठीक है. तो हमारे आरसीसी जो डिजाइन है उसमें 3 मेथड्स हैं.
वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड। तो ये तीनों मेथड्स के हमें कॉन्सेप्ट्स, रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स हमें एकदम क्लैरिफाई करने पड़ेंगे। फिर हम डिजाइन ऑफ बीम्स पढ़ेंगे, फिर हम डिजाइन ऑफ स्लैब्स पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ कॉलम्स पढ़ेंगे, फिर बॉन्ड क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे, और उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें और भी चीजें आ जाती हैं लाइक शियर डिजाइन, टॉर्शन के लिए चेक करो। ठीक है, ये सबके लिए है, बीम के लिए, स्लैब के लिए, सबके लिए होता है। तो ये सब भी हम करने वाले हैं आगे। ठीक है, क्लियर है? ये आपका बेसिकली गेट सिलेबस है। ठीक है, ये सब हम हमारे सीरीज में, आरसीसी की जो टीचिंग सीरीज है उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी आरसीसी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जो रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कैटेगरी होता है एनालिसिस टाइप प्रॉब्लम। एनालिसिस मतलब यहाँ पे हमें कुछ डिजाइन करना नहीं पड़ता, बस सब गिवन डाटा रहता है, डाटा सब कुछ क्वेश्चन में गिवन रहता है, हमें बस पुट करके, फॉर्मूलाज होते हैं, पुट करके हमें बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है, या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया रहता है, लोड निकालो। ठीक है, बस वो होता है एनालिसिस प्रॉब्लम। मींस आपको डायमेंशंस दिए गए हैं, बीम का बी डी सब कुछ दिया गया है, और आपको बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR क्या है हम आगे पढ़ेंगे, MOR क्या है निकालना है, या फिर MOR दिया गया है, लोड क्या निकालना है वो करना है। वो हो गया एनालिसिस टाइप प्रॉब्लम। तो दूसरे जनरली जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं वो इसमें से भी बनते हैं, न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी हो गया डिजाइन प्रॉब्लम। डिजाइन प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, इसमें लोड दिया गया रहेगा। ठीक है, आपको MOR भी दिया गया रहेगा, नहीं तो सिर्फ लोड दिया गया रहेगा, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप MOR निकालना पड़ेगा, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम मूवमेंट कितना डेवलप होता है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद डिजाइन प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको उस मेंबर का, चाहे बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, कुछ भी हो, वो मेंबर का आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, ऑल द डायमेंशंस, लेंथ क्या है, जो भी है। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी आप मेंबर डिजाइन करोगे उसमें रेनफोर्समेंट कितना दोगे, रेनफोर्समेंट मींस द स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, कितना दोगे, ये रेनफोर्समेंट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, बी निकाला, डी निकाला, और कितना रेनफोर्समेंट लगेगा वो निकाला। उसके बाद क्या करना है, हमें चेक भी करना है कि जो हमने कैलकुलेट किया वो हमारा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देगा कि नहीं पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, जब तक हमारा स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा उतने टाइम तक वो हमारा जो मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं होने चाहिए जो हमने डिजाइन किया है। ठीक है, सपोज हमने बीम डिजाइन किया है और 100 इयर्स के लिए वो हमारा जो घर है वो खड़ा रहेगा, तो वो 100 साल तक वो बीम टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस, देन द रेनफोर्समेंट, एंड देन वी हैव टू चेक। क्लियर है? ठीक है, तो अभी थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो गया, तो आप ध्यान से सुनिए और इसको आप अच्छे से नोट्स बना दीजिए, क्योंकि ये चीजें जो है कभी कहीं पे भी कंबाइंड वे नहीं मिल सकती हैं आपको। तो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए, तो प्लीज आप इसको नोट्स बना दीजिए। इट इज लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट नोट। ओके, तो आप नोट बना दीजिएगा। ठीक है, तो अब आएंगे इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। आरसीसी डिजाइन करने के लिए क्या मेथड फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 3 मेथड से आरसीसी स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर सकते हैं। पहला है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको WSM बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड ULM, और तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड, इसको बोलते हैं LSM। ठीक है, LSM। तो अभी
पहले के ज़माने में वर्किंग स्ट्रेस मेथड करते थे, फिर बीच में आया अल्टीमेट लोड मेथड, और अभी करेंटली चल रहा है आपका लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, और अभी हम जो पढ़ने वाले, अभी सारे डिजाइन ऑलमोस्ट हम लिमिट स्टेट मेथड में ही होता है। ठीक है, कुछ डिजाइन जो है वो एलएसएम में नहीं बन पाते तो वर्किंग स्ट्रेस में बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द डिजाइन लिमिट स्टेट में ही बनाते हैं। और आपके सिलेबस के अनुसार आपको बस डब्ल्यूएसएम और यूएलएम के जस्ट फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, बाकी डिजाइन रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब एलएसएम से ही आएगा। ओके, चलो अभी कॉन्सेप्ट्स जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है? ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब स्टील और कंक्रीट का जो डायग्राम है वो हम लीनियर मान के, जो ये स्ट्रेन है ये स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसको हम लीनियर मान के चलते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। हमारा स्टील और कंक्रीट जो है वो नॉन लीनियर मटेरियल्स है। ठीक है, तो वो हो गया। फिर परमिशेबल स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं इसमें? यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे इस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन लोड के लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं किया गया है, सिर्फ स्ट्रेसेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया गया है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। हम थोड़ा बात जान सकते हैं। फिर आ गया डब्ल्यूएसएम में जो मेंबर्स हम डिजाइन करेंगे वो हमेशा थिकर सेक्शंस हमें ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेस इकोनॉमिकल, क्योंकि थिकर सेक्शन मतलब हमें ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारे इकोनॉमिकल नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? दिस इज डिटर्मिनिस्टिक मेथड। डिटर्मिनिस्टिक मेथड मतलब हमारा जो लोड है, परमिसिबल स्ट्रेसेस है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये सब हमें पहले से पता है और ये सब फिक्स्ड है, और हमें यही सब वैल्यूज, उसके जो भी कोडल प्रोविजंस है, हमें वही सब वैल्यूज यूज करने हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। कोई नया डिजाइन करो तो वी कांट यूज दिस वैल्यूज, तो ये हर टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए हम जो उसके एक्चुअल वैल्यूज, प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं वही यूज करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो हम लोड लेते हैं, कंसिडर करेंगे जो लोड डिजाइन के लिए, वो होगा हमारा वर्किंग लोड। ठीक है, ये होगा हमारा वर्किंग लोड, क्योंकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करते। जो लोड हमारा एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्डिंग पे, स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है, वही लोड को लेके हम डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लेते। लेकिन सेम देखिए अल्टीमेट लोड मेथड में हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो रियल कर्व है। ठीक है, मतलब स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप लोगों को पता होगा। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, ऐसा आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो बीच वाला पार्ट है, ये यहाँ से आपका प्लास्टिक स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल कर्व है। तो अल्टीमेट लोड मेथड पे जो स्टील और कंक्रीट के जो एक्चुअल कर्व्स हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर आया द लोड्स एंड स्ट्रेसेस आर कंसिडर्ड अल्टीमेट लोड और कोलैप्स लोड। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डब्ल्यूएसएम में जो डिजाइन लोड होता है वो हमारा वर्किंग लोड होता है, लेकिन अल्टीमेट लोड मेथड में हमारा जो डिजाइन होता है उसमें वर्किंग लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हम ये मान रहे हैं कि बिल्डिंग पे ज्यादा लोड आ रहा है। ठीक है, और हम ज्यादा लोड के लिए डिजाइन करेंगे। लेकिन डब्ल्यूएसएम में क्या होता है? हम लोग लोड को उतना ही रख देते हैं, तो अगर बाय मिस्टेकली ज्यादा लोड आ गया तो हमारा बिल्डिंग फेल हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेट लोड मेथड में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो वो बढ़ जाती है वो वैल्यू, तो हम ये मान के चलेंगे कि ज्यादा लोड आ रहा है, तो हमारा डिजाइन ऑन द सेफर साइड रह पाता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है? डिमेरिट क्या है? इट रिजल्ट्स इन डिजाइनिंग ऑफ वेरी थिन सेक्शंस। ठीक है, बहुत पतले सेक्शंस बन जाएंगे,
तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन और क्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए अल्टीमेट लोड मेथड को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आया मेन, द बॉस ऑफ ऑल द बोथ द मेथड्स, दैट इज द लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन है WSM और ULM का, ठीक है, कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो नॉन लीनियर मान के चलता है जैसे ULM में माना, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज होते हैं। ULM में क्या हो रहा था, खाली फैक्टर लोड फैक्टर यूज हो रहा था, ठीक है, और WSM में क्या हो रहा था, सिर्फ स्ट्रेसेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते थे। लेकिन इसमें क्या है, बोथ स्ट्रेसेस और लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिजाइन लोड क्या होगा, वर्किंग लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। और इसमें भी थिन सेक्शंस ऑब्टेन होते हैं, वो इकोनॉमिकल है। और ये क्या है, ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज होंगे, जो हम वैल्यूज एजम्पशंस करेंगे, जो हम वैल्यूज अडॉप्ट करेंगे, वो हमारा एक्सपीरियंस के ऊपर होगा और एक्चुअल डाटा के ऊपर होगा, तो हमारी डिजाइन और रिलायबल बनेगी, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला था इम्पोर्टेंट है, ये मेन डिफरेंस है LSM और WSM में, कि WSM में सारा कंसिडरेशन वर्किंग लोड पे होता है, राइट, और हमारा LSM में सारा जो काम होता है वो अल्टीमेट लोड पे होता है। समझ में आया? तो क्या होगा, इसमें लोड को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लोड का वैल्यू ज्यादा है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम मान लेते हैं कि लोड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है लोड, ठीक है, हम उसको हल्के में नहीं लेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं LSM में। लेकिन WSM में क्या कर रहे हैं, हम उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं कि जो आ रहा है उसी के लिए बना दो और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ज़्यादा फोर्स के लिए, थोड़ा ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। क्लियर है आपका? ठीक है, चलो ये इम्पोर्टेंट था, इसको अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट हम जल्दी से कवर अप करेंगे लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड कौन सा कोड है हम लोग का, IS 456/2000, ठीक है। इसके मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ कोड बुक में कौन से पेज में क्या है वो भी बता दूंगी, ताकि आप जब सेल्फ स्टडी करो, आपका अगर मन हो कोड बुक देखने का, तो आप सीधा वो पेज उठा के खोल के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है, ये सेक्शन 5 में मेंशन है, ठीक है, जाके देखना एक बार, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, ये है क्या चीज, ये एक्चुअली द स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू विथस्टैंड सेफली ऑल लोड थ्रू आउट द लाइफ एंड ऑल्सो सेटिस्फाई द सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट। मतलब सपोज आप कुछ भी बना रहे हो, घर बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, कुछ भी बनाओ, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, ऐसे मेथड से हम लोग बनाएंगे कि जो भी हमारा घर है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो थ्रू आउट द लाइफ जिस लोड के लिए हम बना रहे हैं वो लोड को सह लेगा विदाउट एनी फेलियर, और जो सर्विसेबिलिटी कंडीशंस हैं वो भी वो फुलफिल करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर टेढ़ा, जो स्लैब है वो टेढ़ा हो गया या फिर उसमें क्रैक आ गए, वो सब होता है सर्विसेबिलिटी कंडीशन, वो सब भी नहीं होने वाला, और घर टूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो होता है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। चलो, लिमिट स्टेट का मीनिंग क्या है, लिमिट स्टेट इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेलियर। मतलब फेल होने से पहले जो भी हमारा लिमिट ऑफ लोड है वो हमें ये यहाँ से पता चलती है, और ये चीज हमें वो चीज देती है कि इसके बाद भाई टूट जाएगा, तो हम उतना उस लेवल के लोड तक, उस लेवल के स्ट्रेस तक हम अपने स्ट्रक्चर्स को डिजाइन कर पाए। समझ में आया? तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब है फेलियर ना होना, ठीक है, और सर्विसेबिलिटी का मतलब है क्रैक एंड डिफ्लेक्शंस ना आना, ठीक है, ठीक है। तो
लिमिट स्टेट का मतलब है कि हमारे स्ट्रक्चर में सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी दोनों कंडीशंस मेंटेन रहे, ठीक है। चलो, लिमिट स्टेट के दो पार्ट्स हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मींस पूरे स्ट्रक्चर का कोई एक पार्ट टूट गया, कोलैप्स हो गया, या फिर पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही टूट गया, ठीक है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी मतलब वो हमें सर्विस देता रहे। कॉमन वर्ड में बोलते हैं तो ये जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं वो रहने के लायक हो, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, होप सो। फिर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये किससे रिलेट करता है? मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर मींस द अल्टीमेट लोड। समझ में आया? तो ये मैक्सिमम कितना लोड झेल सकता है, कितना ले पाएगा बिफोर फेलियर, ठीक है, ये उससे रिलेट करता है। अभी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के 4 चीजें हैं, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर, इन कॉम्प्रेशन, इन शियर, इन टॉर्शन। मतलब चीजें कैसे कैसे फेल हो सकती है। एक बीम है, वो बेंडिंग, ये पेंसिल ले लो, ये पेंसिल है, ये बेंडिंग की वजह से फेल हो सकता है, कॉम्प्रेशन की वजह से फेल हो सकता है। ये 2 है शियर, यहाँ पे शियर की वजह से फेल हो सकता है, या फिर टॉर्शन। टॉर्शन का मतलब ऐसे जरा ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, टॉर्शन की वजह से फेल हो सकता है। तो हम जो भी अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे हम ये उस तरीके से बनाएंगे कि ना वो बेंडिंग में फेल हो, ना वो कॉम्प्रेशन में फेल हो, ना वो शियर में फेल हो, ना वो टॉर्शन की वजह से फेल हो, ठीक है। तो इस चीज का लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब वो होता है कि ये चारों चीजों में फेल ना हो, हम वो चीज को ध्यान में रख के डिजाइन करेंगे। समझ में आया? फिर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का क्या मतलब है? इसको देखो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हमारा टेस्ट होता है अल्टीमेट लोड पे, लेकिन सर्विसिबिलिटी हमारा टेस्ट होता है वर्किंग लोड पे। ये बेसिकली WSM जैसा ही काम करता है, वर्किंग लोड पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो सर्विसिबिलिटी मतलब क्या? वो हमें काम में आए। तो एक घर कब तक काम में आ सकता है? जब तक उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो या फिर कोई क्रैक ना हो, ठीक है। आप लोग क्या ऐसे रूम में बैठना चाहोगे जिसके दीवार में पूरा क्रैक्स आ गए हैं, जिसका स्लैब डिफ्लेक्ट हो गया, नीचे आ गया है, हैंग हो रहा है? नहीं। सो वही सर्विसिबिलिटी कंडीशन होती है कि वहां पे डिफ्लेक्शंस नहीं हो और वहां पे क्रैक नहीं हो। तो समझ में आया? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स 4 चीजों में है, फ्लेक्चर, कॉम्प्रेशन, शियर, टॉर्शन। और सर्विसिबिलिटी 2 कंडीशन पे है, एक है डिफ्लेक्शन और एक है क्रैकिंग, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम लोग डिजाइन ऑफ बीम और एनालिसिस ऑफ बीम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी डेफिनेशंस हैं, समझने पड़ेंगे। बट उससे पहले आप लोग काफी बोर हो गए होंगे सुन के। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी तो जो पढ़ा हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोग देखना कि आप ये क्वेश्चंस पढ़ के आंसर खुद दे पा रहे हो कि नहीं, ओके। एंड प्लीज ये चीज कमेंट में लिखना कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। सो अगर आप दे पा रहे हो देन मैं आपको समझाने में सफल रही हूँ, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। IS 456 रिकमेंड्स, ऑप्शन ए है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, बी है अल्टीमेट लोड मेथड, सी है लिमिट स्टेट मेथड, नन ऑफ दीज। अभी मैंने बोला कि IS 456 कौन से मेथड को डिस्क्राइब करता है? लिमिट स्टेट मेथड को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? सी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? IS 456 रिकमेंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलो, द यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कॉल्ड एज। ये क्या है? देखो, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये कहीं पे देखा सा लग रहा है आप लोगों को? अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। ये क्या है? देखो, यील्ड स्ट्रेस
divided by factor of safety is known as permissible stress, right? तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा जी? डी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. और ये क्वेश्चंस जो है ये नॉर्मल मैंने थोड़ा सर्च करके एसएससी जेई है, रेलवे जेई होता है, आईएएस होता है, गेट होता है, जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने उसी से क्वेश्चन लिया हुआ है. ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन ही है, ठीक है. तो ये आपका 2 क्वेश्चन आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से सॉल्व कर लिया है, ठीक है. चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. होप कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया आपका और आप बोर नहीं हो रहे हो. अगर आप बोर हो भी रहे हो तो वो भी कमेंट में बोल देना, ओके, ताकि मैं कुछ अलग सा कर पाऊं, ठीक है. अभी चलो हम लोग डिजाइन की तरफ बढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट टर्म आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. ये क्या है? काफी लोगों ने सुना होगा. इसको डिनोट किया जाता है FCK, राइट. इसका यूनिट क्या है? ये बेसिकली है क्या? ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, न्यूटन पर mm² इसका यूनिट है. ये है क्या चीज? ध्यान से सुनना. काफी लोगों को ये पता भी नहीं होता है जब तक वो बीटेक पास कर चुके हो. तो सुनो, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ठीक है. कंक्रीट ले लो, ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल. मतलब सपोज हम लोग M30 कंसिडर कर देते हैं, ठीक है. तो और हम लोग अगर 100 क्यूब्स अगर टेस्ट करते हैं फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो 5% रिजल्ट्स M30 से M30 का मतलब इसका कॉम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या आ गया? 30 न्यूटन पर mm², करेक्ट. M30 ग्रेड कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा? दिस वैल्यू. और M का मतलब क्या होता है? मिक्स होता है, ठीक है, मिक्स ऑफ कंक्रीट. तो FC क्या हो गया? 30. तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप 100 क्यूब्स टेस्ट करोगे तो इसमें से 5% रिजल्ट मीन्स 5 क्यूब के जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा वो 30 से कम होगा, बाकी सब 30 से अबव होंगे. तब जाके ये इसका स्ट्रेंथ पड़ा 30 न्यूटन पर mm². क्लियर है? ये आपको BMBC में बिल्डिंग मटेरियल में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है. और अभी के बच्चे जो हैं, बीटेक के बच्चे जो हैं, उसमें उन लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं ये सब, ठीक है. सिमिलरली ये याद रखना, FCK होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm². सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या होता है? डिनोट करते हैं इसको FY से, यूनिट सेम है. ये देखो, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज टेकन एट द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 0.2 प्रूफ स्ट्रेस. स्टील डक्टाइल मटेरियल है, तो इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एग्जैक्टली निकल नहीं पाता है. तो 0.2% पे जो भी स्ट्रेस हम निकालेंगे वो हो गया आपका FY. क्लियर है? इसका बस क्वेश्चन में दिया रहता है सब कुछ, आपको बस फाइंड आउट करना है FCK क्या है, FY क्या है. बस फॉर अ डेफिनेशन मैंने दे दिया है, जस्ट इट विल हेल्प यू इन मेकिंग नोट्स, ठीक है. फिर आ गया कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, ये वो लोड है जिसका 95% चांस है कि लोड कभी इससे ज्यादा नहीं जाएगा. ठीक है, तो वो हो गया कैरेक्टरिस्टिक लोड. मतलब अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक लोड दे दिया है तो 95% चांसेस है कि जो भी लोड उसके बाद आ रहे हैं वो इससे बढ़ेगा नहीं. ठीक है, चलो अभी एक बीम ले लो, स्लैब ले लो, कॉलम ले लो, कुछ भी ले लो. कौन कौन से लोड हम कंसिडर करते हैं इन सब के डिजाइन्स के लिए? ठीक है, तो पहला है डेड लोड. डेड लोड क्या है? ये है आपका सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर. जो भी आपका स्ट्रक्चर, बीम का अपना वेट होता है, जैसे हम लोग का अपना वेट होता है, तो अगर हम उसमें बैग लटका दें तो अपना वेट प्लस बैग का वेट, राइट. तो जो अपना वेट होता है ना वो होता है डेड लोड. ठीक है,
फिर आ गया आपका लाइव लोड, मतलब जो आपने बैग को कैरी किया है तो वो हो गया लाइव लोड। तो वैसे ही एक घर पे जब लोग आ जाते हैं, हम लोग फर्नीचर रखते हैं, निकाल देते हैं, तो वो हो गया लाइव लोड। ठीक है, तो डेड लोड हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो बिल्डिंग बन गया उसके बाद बन ही गया, कुछ नहीं करना है। लाइव लोड हमारे वेरी होते रहते हैं। ठीक है, फिर आ गया आपका विंड लोड और आ गया अर्थक्वेक लोड। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे इन एलएसएम, जैसे हमने प्रीवियसली भी पढ़ लिया है, डिजाइन लोड इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, मतलब हम लोग क्या अजम्पशंस लेते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल पॉइंट होगा यहाँ पे वो ये होगा कि हम लोग एलएसएम में जो है लोड को ज्यादा पावरफुल मानते हैं। मतलब और टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो हम लोग लोड को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, ओवर एस्टिमेट मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारा जो लोड है वो बहुत शक्तिशाली है, तो हम लोग को जो डिजाइन करना पड़ेगा वो और अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करके करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के वैल्यूज क्या क्या है देख लो, ये हमारे कोड बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर तक ही ये काम में आएगा आपका कोड बुक। ठीक है, वंस यू पास द सेमेस्टर, उसके बाद जो गेट आईएएस जो भी आप एग्जाम देने बाहर जाओगे, कोई आपको कोड बुक अलाउ नहीं करेगा और ये वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, लेकिन ये ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, 2-3 बार अगर ये टेबल को याद कर लो तो ये याद रह जाएगा। ओके, तो देख लो, टेबल को समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे हमारा लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक बिल्डिंग बना दिया। ठीक है, मान लो कि हम लोगों ने एक बिल्डिंग बना दिया। चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दिया। ठीक है, ठीक है, अब ड्राइंग के साथ जो भी हो कॉम्प्रोमाइज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, बिल्डिंग बना दिया। अब ये बिल्डिंग को हम कौन कौन से लोड, डिजाइन से पहले क्या क्या लोड हम लोग कंसिडर करेंगे, तो पहला तो होता है डेड लोड। ठीक है, सिर्फ डेड लोड को लेकर डिजाइन करेंगे तो होगा क्या, नहीं, तो कॉम्बिनेशंस होता है। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड हो गया हमारा पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, डेड लोड प्लस विंड लोड, ये सेकंड है। थर्ड क्या होगा, डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, और ये विंड लोड के जगह पे आइदर हम अर्थक्वेक लेंगे, नहीं तो विंड लोड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, कभी भी अर्थक्वेक लोड और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, ये कॉम्बिनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि एक घर है जिसमें लोग रह रहे हैं, तो घर का हो गया डेड लोड, लोगों का हो गया लाइव लोड। फिर उसी दिन हवा चली, सोचो साइक्लोन आ गया, और उसी दिन भूकंप आ गया। ठीक है, ये चीजें कभी होती नहीं है, ये बहुत 100 साल में एक बार भी नहीं होती है, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हम नहीं लेते। अगर हम विंड लोड ले लिए तो अर्थक्वेक लोड नहीं लेंगे, अगर अर्थक्वेक लोड ले लिए तो विंड लोड नहीं लेंगे। समझ में आया आपको लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है? होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देख लो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड, सेकंड डेड लोड प्लस विंड लोड, मैंने यहाँ पे स्लैश दिया है, अर्थक्वेक लोड। थर्ड आ गया डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो ये टेबल देख लो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी है। दो कंडीशंस है हमारे, टूटना नहीं चाहिए, क्रैक नहीं आना चाहिए, डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, तीनों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेड लोड प्लस लाइव लोड है, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होगा, डेड लोड और लाइव लोड पे ही आएगा, विंड लोड ब्लैंक रह जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली सर्विसेबिलिटी में भी ब्लैंक रह जाएगा। डेड लोड प्लस विंड लोड मीन्स डेड पे लिखेंगे, विंड पे लिखेंगे, और लाइव पे कुछ नहीं होगा। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि ये टेबल कैसे याद रखोगे आप। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, तो तीनों में कुछ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आएगा।
समझ में आया? डेड लोड प्लस लाइव लोड में मतलब सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखना और विंड लोड में छोड़ देना, ठीक है। तो और ये वैल्यूज क्या है देखो, सारे पहले दो में 1.5 1.5 1.5 1.5 और तीनों ले रहे हो, देखो तीनों ले रहे हो तो ज्यादा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ले लोगे तो क्या होगा, ज्यादा अनइकोनॉमिकल सेक्शन बन जाएगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, मटेरियल ज्यादा लगेगा, स्टील ज्यादा हाई स्ट्रेंथ के लगेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए 1.5 से कम लेते हैं जब तीनों लोड कंसिडर करते हैं, तो 1.2 1.2 एंड 1.2। समझ में आया ये पार्ट? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2, ठीक है। सिमिलरली सर्विसेबिलिटी के लिए ऑब्वियसली पार्शियल सेफ्टी फैक्टर थोड़ा कम लेंगे 1.5 से, तो 1 1 1 1 1 एंड 0.8 सेम, ठीक है। और ये 0.9 यहाँ पे क्या है, अगर रिवर्सल स्ट्रेस ज्यादा क्रिटिकल है तो यहाँ पे 1.5 की जगह 0.9 लेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 1.5 ही लेंगे, ठीक है। तो होप कि आपको ये पूरा टेबल याद रहेगा मैंने जैसे बोला, ठीक है। और ये चीज भी याद रख लेना कि डेड लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ये कॉम्बिनेशन जो है ये दो चीजें एक साथ कभी नहीं ले जाती। ओके, होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। अभी लास्ट चीज देख लो, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि डिजाइन लोड क्या होती है, डिजाइन लोड होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, करेक्ट। वैसे ही डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। ये डिवाइड क्यों किया यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मतलब कंक्रीट और स्टील का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, वो हमारा वीक है, ठीक है। हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोड को क्या कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे पार्शियल से, यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अगर कोई चीज को हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एलएसएम में लोड को हम लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्लियर है आपको? मतलब जो लोड आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा और हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो कम है, तो अल्टीमेटली हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बढ़ जाती है एलएसएम में। होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो देख लो, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या लेते हैं एलएसएम में, 1.5 फॉर कंक्रीट एंड 1.15 फॉर स्टील। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको कहीं छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है कि कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या लेते हो, स्टील के लिए क्या लेते हो। तो ये याद रख लो, आगे पूरा काम में आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पूरे काम में आएंगे 1.5 एंड 1.15, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा बेसिक पार्ट 1 कंप्लीट। ओके, अब थोड़ा सा बीम के बारे में पढ़ लेते हैं। आप कितने तरह के बीम आप पढ़ोगे, है तो बहुत तरह के बीम, एल बीम भी है, डीप बीम भी है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग कौन कौन से बीम से डील करेंगे वो देख लो, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, मतलब एक बीम है, विड्थ हम डिनोट करते हैं बी से, टोटल डेप्थ डी से, और ये आपके रेनफोर्समेंट बार्स हैं, ठीक है। और रेनफोर्समेंट बार के सेंटर से आपका टॉप विड्थ तक जो डिस्टेंस है उसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी खाली ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। दूसरा आ गया हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम, मतलब देखो ये अगर आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ये आपका हो जाएगा टेंशन साइड और ये हो जाएगा कॉम्प्रेशन साइड, ठीक है। तो टेंशन साइड और कॉम्प्रेशन साइड दोनों साइड में रेनफोर्समेंट दे दो तो वो आपका हो गया डबली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। और तीसरे बीम हम क्या डील करेंगे, टी बीम, ठीक है। टी बीम भी सेम ही है, बस यहाँ पे दो अलग अलग होगा, कैसे क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये तीन तरह के बीम हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड एंड टी बीम,
ठीक है, तो आज तो काफी लंबा क्लास हो गया, लेकिन हम लोग एक और छोटा सा काम करेंगे, हम और 2-3 क्वेश्चंस देख के फिर हम लोग एंड करेंगे, बिकॉज नहीं तो कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है, चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रीवियस गेट और आईएएस क्वेश्चंस ही हैं, आई एम रिपीटिंग इट। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील आर टेकन एज 1.5 एंड 1.15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कंक्रीट के लिए 1.5 लेते हैं और स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 क्यों? दोनों के लिए सेम क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, वो पूछ रहा है। उसका रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कंक्रीट इज हेट्रोजीनियस while steel is homogeneous. B, the control on the quality of concrete is not good as that of steel. Third option, concrete is weak in tension. Fourth, void in concrete are 0.5% while those in steel are 0.15%. ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? देखिए, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा कब लेंगे? जब उसमें हमको ये चांस ज्यादा रहेगा कि वो पहले फेल कर जाए या फिर उसमें कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो जो हमारा स्टील है वो तो फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, अंडर कंट्रोल टेम्परेचर और बाकी सब अच्छे कंडीशंस में। लेकिन कंक्रीट हमारा क्या है, ऑन द फील्ड बनता है, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा कंक्रीट में कुछ खराबी ऑलरेडी है, इसलिए उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेते हैं हम लोग और स्टील का हम लोग कम लेते हैं। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट से आंसर इज बी, क्योंकि कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है स्टील से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बेंडिंग मूवमेंट। डेड लोड दिया है, लाइव लोड दिया है, अर्थक्वेक लोड दिया है। The design bending moment for limit state of collapse is। ठीक है, ये क्या करना है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में टोटल बेंडिंग मोमेंट पूछा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रोल ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा? बहुत इजी है, बस आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो देख लो, ठीक है, चलो यहाँ पे गिवन है डेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर, लाइव लोड गिवन है 30 और अर्थक्वेक लोड गिवन है 10। ठीक है, आपको डिजाइन बेंडिंग मोमेंट पूछा है। ठीक है, तो अब आ जाओ, आपके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स क्या क्या थे फॉर 3 कॉम्बिनेशंस? क्या थे? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 था। ठीक है, फॉर कोलैप्स तो ले लो 20 इंटू 1.2 प्लस 30 इंटू 1.2 प्लस 10 इंटू 1.2। ठीक है, और इसी में से आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा क्लिक दैट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 20 इंटू 1.2 प्लस 30 इंटू 1.2 प्लस 10 इंटू 1.2, तो आ गया आपका आंसर 72। तो योर आंसर विल बी 72 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर आपको ये क्वेश्चन? बस पार्शियल सेफ्टी याद रखें, उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिजाइन लोड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम सेक्शंस are designed in accordance with the LSM as compared to the section designed in accordance with the WSM। मतलब LSM में बीम सेक्शन डिजाइन होते हैं और WSM में बीम सेक्शन डिजाइन होता है, ये बोल रहा है। उसके बाद देख लो कौन सा क्या है, लार्जर डेप्थ एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट, सेम डेप्थ एंड सेम अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट, स्मॉलर डेप्थ एंड मोर रेनफोर्समेंट, सेम डेप्थ एज दैट ऑफ द डीप बीम। मतलब LSM में जो डिजाइन करते हैं वो WSM से कैसे बेटर है? हम लोगों ने, आपको याद होगा कि LSM में हमारा थिनर मेम्ब्रेन ऑब्टेन होते हैं
और रेनफोर्समेंट ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू WSM, है कि नहीं? तो ये 2 पॉइंट्स कंसिडर करो तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, कि थिनर मेम्ब्रेन इकोनॉमिकल सेक्शन आएगा और यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं इसीलिए मोर रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई, आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड रिवाइज करो एंड मैं बहुत जल्द बेसिक्स पार्ट 2 और बीम डिज़ाइन लाने वाली हूँ, तो बी प्रिपेयर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर सिविल फ्रेंड्स। एंड आपकी जो भी क्वेरीज है और जो भी आपका रिकमेंडेशन है फॉर दिस वीडियो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय।